नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 27 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ही गलत प्रश्न से सीबीएसई बोर्ड ने शुरू किया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चेंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 नंबर पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 नंबर पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 नंबर पर है और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस समान संख्या पर कूदेंगे वह कौन सा होगा? मतलब कि अल्टरनेट वो जिस प्रकार से कूदते जा रहे हैं वो कौन सा नंबर होगा जिस पर सभी जाकर के मिलेंगे। देखिए, अगर बात करें 83 की तो देखिए 83 क्या हो रहा है, ये जो चेंग था वो प्रत्येक 7वें नंबर पर कूद रहा है। तो 83 के बाद कितने नंबर पर कूदेगा? 83 के बाद 90 नंबर पर कूदेगा, उसके बाद 97 नंबर पर कूदेगा, उसके बाद से 104 नंबर पर कूदेगा, उसके बाद से 111 नंबर पर कूदेगा और उसके बाद से 118 नंबर पर कूदेगा। ठीक है। और अगर बात करें आगे भी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो स्नेहा है वो कितने नंबर पर है? 94 नंबर पर। 94 नंबर से अगली बार वो 5वीं संख्या पर कूदती है। तो 94 में 5 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए सलीम की बात करें तो वो 106 नंबर पर है और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। यानी कि अगला संख्या क्या आएगा? 110 आएगा और इससे आगे वाला संख्या क्या आएगा? 114 आएगा। अब देखिए इनका जो हिंदी वाला रिवाइज्ड आंसर की था उसके अनुसार इन्होंने उत्तर दिया है 114। क्या 114 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चेंग था वो 83 नंबर से कूदना प्रारंभ कर रहा था और 111 के बाद सीधे 118 पर आ रहा है। 114 तो आ ही नहीं रहा है। इस वाले में देखिए 114 आ रहा है, इस वाले में 114 आ रहा है, लेकिन 83 वाले नंबर पर जो चेंग कूद रहा है उस पर 114 नहीं आ रहा है। इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। सीबीएसई बोर्ड ने जो इंग्लिश मीडियम वाला जो रिवाइज्ड आंसर की था उसमें इस प्रश्न के सापेक्ष 9 नंबर लिखा है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया था। ये प्रश्न ही गलत था। ठीक है। तो ये कॉमन प्रश्न अब सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन नंबर दिया था। ये इंग्लिश मीडियम वाले आंसर की में दिया गया है और हिंदी मीडियम वाले आंसर की में आप देखेंगे तो 114 दिया गया है, जो कि गलत उत्तर है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं? मैं मान ले रहा हूं कि कुल लड़के और लड़कियों की मिलाकर के कुल संख्या जो है वो x है। ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या 2/7 है, तो जाहिर सी बात है लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5/7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल संख्या 1 होती है, 1 में से 2/7 घटाएंगे तो 5/7 बचे गए। ठीक है। तो ये लड़कों की संख्या हो गई और लड़कियों की संख्या आपको दी गई है 2/7। इन दोनों को डिफरेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रश्न में आपको दिया गया था कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, तो यहाँ पर हमने वही तो किया है कि कितना अधिक हम निकाल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए और प्रश्न के हिसाब से 111 दिया गया है। अब दोनों तरफ 7 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम 7 होगा, तो वो कट जाएगा और इधर आकर के 7 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3x बच जाएगा और इधर क्या बचेगा? 777 बच जाएगा। अब देखिए 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 2 बचा, 3 9 27, यानी कि x का मान 259 आ गया। यानी कुल बच्चों की संख्या जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं 259 हो गया। ठीक है। अब प्रश्न में आपसे लड़के की संख्या पूछा गया था, कुल लड़कों की संख्या। टोटल बच्चों की संख्या इतनी है और लड़कों की संख्या कितनी थी? लड़कों की संख्या थी 5/7। तो इसमें 5/7 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखिए 7 से अगर इसको काटे तो 7 त्रिक 21, 4 बचा, 7 सत्ते 49। अब 37 गुणे 5 करेंगे तो देखिए 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में 3, 15 और 3 18, 185 लड़के थे दिए गए ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 97 में कितनी इकाइयां हैं? देखिए ये प्रश्न लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन रहता है। 97 में आपसे इकाई के स्थान पर अंक नहीं पूछ रहा है। देखिए इकाई दहाई आप इस तरीके से इधर लेफ्ट साइड में गिनते चले जाते हैं। ये इकाई के स्थान पर अंक नहीं पूछ रहा है, बल्कि कितने इकाई होंगे। इकाई का मतलब 1 होता है। ठीक है। तो 97 में सिंपली आपको 1 से भाग दे देना था, तो यानी कि इसमें इकाइयों की संख्या 97 हो जाएगी। अगर यही प्रश्न में 97 में दहाइयों की संख्या पूछता तो आप 10 से भाग देते हैं, यानी टोटल कितनी बार में ये कट जा रहा है? तो 9 बार में कटेगा और शेष 7 बचेगा।
कटेगा तो जितनी बार में ये कटता है उतना इसमें दहाई हो जाएगा, यानी 9 दहाई होगा और 97 इकाई होगा। ठीक है, तो प्रश्न में चूंकि इकाइयां पूछा गया था तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 97। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो भाज्य होता है, ये फॉर्मूला भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब देखिए सबका मान आपको दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल यहाँ पर 6 दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब शेषफल हमारा 6 दिया गया है और जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है, तो जाहिर सी बात है भाजक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ भागफल का 6 गुना दिया गया है, कौन, ये भाजक दिया गया है। जब भाजक हमारा 12 हो गया तो यानी कि जो भागफल होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 गुना था तो 6 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 6 से भाग दे देंगे तो इसका भागफल 2 आ जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। भाज्य हमें निकालना था, भाजक का मान कितना आया है, 12 आया है, भागफल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, प्लस शेषफल कितना है, 6 है। तो देखिए 12 दूनी 24 प्लस 6 यानी कि 30 आपका उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1000 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99 के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ 9 बचा, यानी कि 901 आपका उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सब्जी की दुकान में नीचे दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि रामू ने 250 ग्राम आंवला लिया है। अब आंवले का रेट यहाँ पर 120 रुपये है और 250 ग्राम आंवला लिया है, यानी कि 30 रुपये का उसने आंवला ले लिया। आगे देखिए 3/4 किलोग्राम बैगन लिया है, बैगन का रेट कितना था, 60 रुपये था और उसने 3 पाव लिया है, 3/4 दिया गया ना, 3/4 किलोग्राम, तो 3 पाव का दाम कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, यानी 45 रुपये का उसने बैगन ले लिया। आगे देखिए 1 किलोग्राम भिंडी लिया है, भिंडी का रेट 45 था तो 45 1 किलो का रेट हो जाएगा। आगे देखिए 2.5 किलो आलू लिया है, आलू कितना लिया, 2.5 किलो, आलू का रेट कितना है, 38 रुपये है, तो 38 दूनी 76 हो गया और 76 प्लस 19, 76 प्लस 19 जब आप करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 1 9 95 हो जाएगा, 95 रुपये का उसने आलू ले लिया। अब देखिए 1.5 किलो टमाटर लिया, टमाटर का रेट 42 रुपये है, तो 1.5 किलो का कितना हो जाएगा, 21 और जोड़ देंगे, यानी कि 63 रुपये का टमाटर उसने ले लिया। आगे देखिए 1.5 किलो उसने प्याज खरीदा है, प्याज का रेट 22 रुपये है, तो 1.5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि उसने 400 रुपये दिए तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो सबको जोड़िए। देखिए 5 5 10 5 15 3 18 3 21 का 1 हाथ में 2, तो ये 2 इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 9 22 6 28 और 3 31, 311 रुपये का टोटल उसने सामान लिया था और दिया कितने था पैसा, उसने 400 रुपये दिया था, तो 311 इसमें से घटा देंगे तो देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और ये कट जाएगा, यानी कि 89 रुपया उसको रिटर्न मिलेगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 89 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वहीं पढ़ा जाएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको कैसे आधा घुमाया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर SWIMS लिखा गया है, तो जब इसको ऐसे इस प्रकार से आधा रोटेट करेंगे यानी 180 डिग्री जब घुमा देंगे तो ये S इसके जगह पर आ जाएगा और ये S इसके जगह पर आ जाएगा। देखिए ये जो M है ये घूम करके W बन जाएगा और ये W घूम करके M बन जाएगा और I तो वैसे ही रहेगा। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसको आधा घुमाने पर भी ये वहीं पढ़ा जाएगा, स्वयं से ही पढ़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षाएं लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक लेंगी। तो ये पूछा जा रहा है कि जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है, तो सिंपली आपको भाग दे देना है। तो देखिए 828 टोटल हाइट था और यहाँ पर 120 कक्षा लग रही, तो 120 से भाग देंगे तो एक कक्षा की ऊंचाई आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 12 से इसको काटिए, 12 से काटेंगे तो 12 6 72 12 7 84, 12 6 72 6 बार में जाएगा और 10 बचा, फिर 108 हो गया, तो 12 9 108 हो जाएगा और चूंकि 1 0 बचा हुआ था तो ये दशमलव लग जाएगा, यानी 6.9 मीटर उस
एक कक्षा की हाइट हो जाएगी। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई, तनु दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखिए रीता जो है वो फर्स्ट आई है, उसने कितना जंप लगाया है, 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है, तो तनु जो है वो दूसरे स्थान पर है और इससे 20 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर कहा जा रहा है कि रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, रिहाना है। इसकी कूद तनु से 5 सेंटीमीटर कम है, यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई है, तो सिंपली आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो 25 सेंटीमीटर और अगर रिहाना कूद लेती तो वो इसके बराबर आ जाती, यानी फर्स्ट आ जाती। तो 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। देखिए छोटे छोटे वर्ग दिए गए हैं, इन्हीं से आपको आयत बनाना है। तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर वर्ग दिया गया है, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सटाते हुए बिल्कुल टच कराते हुए दूसरा वर्ग बना दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर टच कराते हुए तीसरा वर्ग बना दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर टच कराते हुए चौथा वर्ग बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ग की लंबाई कितनी थी, 2 थी, तो ये भी 2 लंबाई है, ये भी 2 लंबाई है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि टोटल इसका लंबाई देखा जाए ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये कहेंगे आप 8 हो गया। यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है, 8 सेंटीमीटर लंबा हो गया। अब 6 सेंटीमीटर चौड़ा हमें बनाना है, तो एक वर्ग पहले से है, एक और जोड़ देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक और वर्ग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, यानी कि ये वाली जो लंबाई हो गई ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस आयत का ये लंबाई कितना हो गया, 8 हो गया और इसकी चौड़ाई कितना हो गया, 6 हो गया। अब बाकी के जो वर्ग बने हैं बचे हैं इसी प्रकार से आप बना दीजिए, ठीक है। तो इन सभी वर्गों को आप गिन लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए ये वाली जो लंबाई है ये 8 है और ये जो चौड़ाई है ये 6 है, तो ये आयत बन गया, ठीक है। तो अब टोटल कितने वर्ग हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 मीटर का 3/4 कितने के बराबर होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 3/4 की बात की जा रही है तो 3/4 मैं कर दे रहा हूँ। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा और 25 तियां 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 घंटा प्रति किलोमीटर की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट का समय लगाता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का दूरी कितना है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों जगह आपको डिफरेंस दिखेगा यूनिट में, यहाँ किलोमीटर पर घंटा में दिया गया, यहाँ मिनट में दिया गया। और उत्तर भी देखेंगे तो उत्तर में सभी का जो यूनिट है वो मीटर में दिया गया, यानी कि जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और आपसे दूरी पूछा गया है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो चाल आपको कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर पर आर। इसको मीटर पर मिनट में बदलने के लिए देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 1000 से मैंने भाग दे दिया, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो मैंने 60 से 1000 से गुणा कर दिया और 60 से भाग दे दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका चाल किसमें, मीटर पर मिनट में, और समय कितना लगा, 13 मिनट लगा था। तो अब देखिए इससे इसको काट देंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट गया और ये 6 से 6 कट गया, यानी कि 1300 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा उसके स्कूल और घर के बीच की। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है 2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट यहाँ पर प्लस माइनस आया हुआ है और संख्या वही संख्या रिपीट हो रही है, 2 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि यन का मान क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 -2 दिया गया है, फिर +2 दिया गया, फिर -2 दिया गया, फिर +2 दिया गया, फिर -2 दिया गया, फिर इसी प्रकार से सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं इसको जोड़े में कन्वर्ट कर दूं, इस प्रकार से जोड़े में अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर ये सम संख्या में अंक आए रहेंगे, 2 जो है सम संख्या में आए रहेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक का मान यहाँ पर देखिए 0 आ जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक का मान 0 आ जाएगा। अगर सम संख्या में 2 आया है तो यानी कि जोड़ा बन जाएगा, और जोड़े में चूंकि प्रत्येक जोड़े का मान 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प में देखिए 0 जब एक n सम संख्या है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, अनीश मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जिसमें क्रमशः 20 लीटर 250 ml छोटे गिलास में और 400 ml बड़े गिलास में नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीश ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू बेचे तो बाल्टी में कितना नींबू पानी शेष बचा है। देखिए टोटल बाल्टी की धारिता कितनी है, आप कहेंगे 20 लीटर टोटल नींबू पानी आया होगा। ठीक है, अब कितना छोटा गिलास वो बेचा है, 45 बेचा है, और एक छोटे गिलास में 250 ml आ सकता है, यानी कि 45 गिलास को मिला करके वो कितना टोटल नींबू पानी बेच दिया। तो आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये देखिए 0 हो जाएगा, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 2 10, 2 12 हो जाएगा, और ये 250 गुणे 4 यानी कि 1000 सीधे सीधे हो जाएगा। इसको जोड़िए 0 5 2 1 1, और चूंकि ये मिलीलीटर में आ गया तो लीटर में बदलने के लिए यहाँ पर मैं 3 अंक पे दशमलव लगा दे रहा हूँ। ये छोटे गिलास उसने इतना लीटर बेचा है नींबू पानी। बड़े गिलास की बात करें तो 21 बड़े गिलास बेचा और एक गिलास में 400 ml आता है, यानी कि टोटल नींबू पानी कितना बेचा बड़े गिलास में, तो 21 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 21 दूनी 21 चौके 84 हो जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा। यहाँ पर भी 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे क्योंकि लीटर में बदलना है। तो टोटल बड़े गिलास को मिला करके उसने 8.4 लीटर यहाँ पर बेचा था नींबू पानी। अब छोटे और बड़े गिलास को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 11.250 लीटर छोटे गिलास में बेचा और बड़े गिलास में 8.400 लीटर बेचा। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 5 और ये 6 और ये 19, यानी कि 19 लीटर 650 मिलीलीटर उसने टोटल नींबू पानी बेच दिया है बड़े और छोटे गिलास को मिला करके। टोटल यहाँ पर बाल्टी में 20 लीटर उसने बनाया था और इतना उसने बेच दिया, तो बाल्टी में कितना शेष बचा, बाल्टी में मात्र 350 ml बचा होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी रह जाएगी। तो मनीषा की वर्तमान आयु क्या है, मान लीजिए मनीषा की वर्तमान आयु x है, तो कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी, और उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी, तो अभी का x है तो 6 वर्ष पूर्व यानी x - 6 हो जाएगा कि 5 गुनी हो जाएगी। ये वाला कह रहा है कि 5 गुना हो जाएगा। मैं यहाँ पर बराबर लगा रहा हूँ तो बराबर लगाने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर दूंगा तो दोनों बराबर है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपको x का मान आ जाएगा और वहीं उसकी वर्तमान आयु है। क्या हो जाएगा, देखिए ये 5x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा और ये x इधर माइनस जा करके 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4x, और उसके बाद से देखिए ये माइनस का 30 हो जाएगा और -30 इधर लाएंगे तो +10 में जुड़ करके बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ से x का मान हमें 10 मिल गया, यानी कि उसकी वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर पहला विकल्प जब आप देखेंगे, संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके देखते हैं। तो ये तो आपको लग रहा होगा पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये उत्तर गलत क्यों हो गया, इस वजह से गलत हो गया कि देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर रचना की बात आ गई, जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। जो जीन पियाजे थे और लेव वाइगोत्स्की थे वो रचनावाद से जुड़े हुए थे। उनका मानना ये था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। चूंकि यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है, ज्ञान की रचना की बात की गई है, इस वजह से ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखिए, संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभव से सीखते हैं। वास्तविक दुनिया से जब भी जोड़ा जाता है तो वो भी पॉजिटिव माना जाता है। ये भी विकल्प आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन आपका उत्तर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रचना करने की बात नहीं की गई है और रचना करने की बात केवल ऑप्शन नंबर 3 में की गई है। ऑप्शन चौथा देखिए, संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक संस्कृति में संख्या अलग अलग है। क्या ये पॉसिबल है? अमेरिका का बच्चा भी 1 2 3 ही काउंट करता है और इंडिया का बच्चा भी 1 2 3 काउंट करता है, तो ये तो सबसे नेगेटिव था, ये तो आपका उत्तर होगा नहीं। यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प पॉजिटिव होते हुए भी ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर है क्योंकि एक तो यहाँ पर ज्ञान की रचना बच्चा स्वयं कर रहा है जो कि जीन पियाजे रचनावाद से जुड़े थे, इस वजह से अप्रोप्रिएट आंसर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आता है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और इसी वजह से ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कट आउट देती है।
वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं और भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहती है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, बच्चे को सबसे पहले वर्ग दिया जा रहा है, यहाँ पर कई छोटे बड़े वर्ग दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए वर्गों के कटआउट देती है, ठीक है, तो छोटे बड़े वर्ग हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्न भुजाओं की बात की जा रही है। तो छोटे बड़े वर्ग उसको दिया गया और बोला गया कि जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर पर जैसे छोटे छोटे इस प्रकार से खाने बने रहते हैं, इस प्रकार से, और ऊर्ध्वाधर भी इस प्रकार से बने होते हैं, क्षैतिज भी बने होते हैं, ठीक है। तो ये कह रही है अध्यापिका कि इस पूरे वर्ग को उठा करके आप इस खाने पर रखिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इतना खाना वो गिन रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद से शिक्षिका कहती है कि इन सभी खानों को गिनिए, 1 2 3 4, इसी प्रकार से नीचे भी गिनिए 1 2 3 4। तो अब खानों को गिन करके बच्चे में ये समझ डेवलप हुआ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। क्योंकि टीचर जो है वो ये कहती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में संबंध स्थापित करिए, तो बच्चा ये गिनेगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। इसके बाद शिक्षिका क्या कहती है कि बड़े वाले वर्ग को लीजिए, फिर से इसको उठा करके इस ग्राफ पेपर पर रखिए और फिर से सभी खानों को गिनिए। तो ये पूछा जा रहा है कि ये वर्ग के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए शिक्षिका कौन सी विधि अपना रही है? तो देखिए, सबसे पहले उसने उदाहरण को दिया। सबसे पहले उदाहरण क्या था? वर्ग था। उदाहरण से वो नियम की तरफ जा रही है, यानी कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण देना और उसके बाद से नियम पर पहुंचना, ये आगमन विधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात की जा रही है गणित के शिक्षण और अधिगम में। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहला विकल्प ये दिया गया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है। क्या स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास में टीचर का महत्व कम है? नहीं कम है। ये तो बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। स्मार्ट क्लासेज में आप देखेंगे वहाँ पर भी कंप्यूटर का, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों के अभ्यास में कमी नहीं आती है, बल्कि बच्चे और ज़्यादा उत्सुक होते हैं चीज़ों को नए नए तरीके से सीखने के लिए। तो ये तो निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रौद्योगिकी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाता है। ये भी गलत था, बल्कि बच्चे और उत्सुक होंगे नए नए चीज़ों को खोजने के लिए। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रौद्योगिकी की गणित नहीं है, यह केवल गणित करने की एक विधि है। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी जो है, वह गणित, पूरा गणित ये नहीं है, बल्कि गणित को सॉल्व करने, गणित को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि भाषा किसी के ज्ञान का द्योतक नहीं है, भाषा एक केवल वे है कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, बल्कि यह गणित को करने की एक विधि मात्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। पहला उसके द्वारा प्रश्न ये लिखा गया कि एक थैले में 11 गेंद है और दूसरे थैले में 14 गेंद है, कुल मिलाकर के कुल कितनी गेंद है, आपसे पूछा गया है। मतलब बच्चों से टीचर ने पूछा। दूसरा श्यामपट्ट पर उसने प्रश्न लिखा कि एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपये है, यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा। अब ये टीचर ने बच्चों से पूछा। अब सीटेट के पेपर में आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पहला देखिए, छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर योग की ही बात की गई है। दूसरा विकल्प देखिए, छात्र योग और व्यकलन का मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाने की बात की जा रही है, कि शाब्दिक प्रश्नों के बीच का अंतर सिखाना चाहती है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों प्रश्न में केवल जोड़ ही पूछा गया है, ना कि व्यकलन घटाना नहीं पूछा गया है। तीसरा देखिए, योग पर दी गई केवल 2 परिस्थितियां ही प्राथमिक स्तर पर योग की संरचना पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यह विकल्प निगेटिव था, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि और बच्चे को समझ ना आया हो, आधे बच्चे को समझ आया, आधे बच्चे को समझ ना आया हो, तो क्या आप 2 ही प्रश्न बताएंगे? नहीं, जब तक बच्चे नहीं समझ आते तब तक और प्रश्न बताते रहेंगे। मतलब कि ये पर्याप्त कहना इस पूरे ऑप्शन को निगेटिव कर रहा था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, दिए गए शाब्दिक प्रश्नों का लक्ष्य केवल शाब्दिक प्रश्नों में विविधता का योगदान देना है। केवल जिस भी विकल्प में आ गया वो हमेशा निगेटिव ही होता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां, पहला विकल्प देखिए दिया गया है, छात्र प्रश्नों को का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। अब कोई बच्चा अगर पेपर पेंसिल से प्रश्नों को हल करता है तो क्या गणित इसे सार्थक मानेगा, गणित विषय इसे सार्थक मानेगा? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर में बच्चों को खेल विधि से पढ़ाया जाता है। जैसे कि दो ग्रुप बने हैं, मान लीजिए एक ग्रुप में 2 बच्चा है, दूसरे ग्रुप में 3 बच्चा है, तो पहले वाले ग्रुप के बच्चे 2 बच्चों को कहा जाएगा कि आप दूसरे वाले ग्रुप यानी 3 बच्चों के साथ जाकर के खड़े हो जाइए और क्लास में बच्चों से पूछा जाएगा कि अब टोटल कितने बच्चे हो गए, तो बच्चे काउंट करके बताएंगे कि 5 बच्चे हो गए। तो ये देखेंगे आप, जरूरी नहीं है कि सब कुछ पेपर पेंसिल के माध्यम से कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 का भी बच्चा आएगा। तो ये पहला विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, ये भी निगेटिव था। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, सूत्र से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में संकल्पना बनाई जाए कॉन्सेप्ट को लेकर के, उनका एक तरीके से जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाए उनके माइंड में। तो सूत्रों को ज़्यादा प्रयोग करना प्राथमिक स्तर के लिए एक तरीके से सूटेबल नहीं माना जाता है, निगेटिव सेंस दे रहा है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल परीक्षा में प्रदर्शन करना ही अधिगम का द्योतक नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्यों नहीं होता है? देखिए, परीक्षा में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, 25 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन अन्य परिस्थितियां कि अन्य सभी परिस्थितियों में बच्चा किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, इसका द्योतक परीक्षा के माध्यम से नहीं लिया जा सकता। आप कई बार आपने सुना होगा कि केवल पेपर किसी का भविष्य तय नहीं करेगा। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि आपने केवल एक परीक्षा के आधार पर आपका कैरेक्टर या फिर आपका व्यक्तित्व कोई तय नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि जो चीज़ें आप जानते हो वो पेपर में ना आया हो और जो ना जानते हो वो पेपर में आया हो। तो एनसीएफ 2005 व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की पैरवी करता है, ठीक है, तो इस वजह से निगेटिव सेंस दे रहा था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसे देखते हैं और अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जब भी जीवन के अनुभव की बात आए तो वो हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है और यहीं आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती हैं। पहला देखिए, गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड के विकास करने के सक्षम करते हैं, यह भी विकल्प पॉजिटिव है। तीसरा देखिए, अध्यापक का कार्य कम करने तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एक रास्ता को समाप्त करने में, ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, अनुशासन बनाने में ये हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि गणितीय खेल या फिर पहेलियाँ जब आप करेंगे तो जैसे ग्रुप्स में आप बच्चों को बांट रहे हैं, फिर खेल के माध्यम से जोड़ना या फिर घटाना सिखा रहे हैं, तो इसमें अनुशासन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखने में एक तरीके से ये योगदान देता है, तो योगदान काफ़ी कम देता है, इस वजह से ये उत्तर निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए, पहला और दूसरा ही केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान यानी कि मॉडल की बात की जा रही है, एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला दिया गया पैटर्न देखने में आकर्षक हैं, केवल आकर्षक हैं इस वजह से यूज़ किया जाता है, ये सेंस गलत हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सामग्रियों का उपयोग किया जाए, क्या इसी वजह से गणित में पैटर्न यूज किया जाता है? नहीं। तीसरा देखिए, पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, इसका भी कोई सेंस नहीं है। चौथा विकल्प देखिए, पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं, ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यहीं आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रश्न ये पूछा गया बच्चों से, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। यहाँ पर 4 डिजिट का अंक संख्या आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन शर्त ये बोला गया कि इकाई यहाँ पर हमेशा 6 ही रहेगा, बच्चों के लिए ये शर्त रख दिया गया। तो 2 संख्या पूछी गई है, एक तो सबसे बड़ी और दूसरा सबसे छोटी, ठीक है। तो अब ये बच्चों से पूछा गया टीचर के द्वारा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, यह खुले सिर वाला प्रश्न है, ये विकल्प गलत है। खुले सिरे वाला कहने का मतलब कि जिसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन क्या ये इसके अनेक उत्तर होंगे? नहीं, इसका यूनिक
उत्तर होगा, सबसे बड़ा का एक ही उत्तर होगा और सबसे छोटा का भी एक ही उत्तर होगा। क्यों एक ही उत्तर होगा? क्योंकि एक तो इकाई का अंक इन्होंने फिक्स कर दिया है और दूसरा सबसे बड़ा बोला गया है, तो इस वजह से फिक्स एक ही दोनों के उत्तर आएंगे। दूसरा देखिए, प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये विकल्प बिल्कुल गलत है। आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, बल्कि जितने भी बताए गए हैं वो सब कुछ से उत्तर निकाला जा सकता है। यहाँ पर चौथा देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछने से बचना चाहिए क्योंकि इनको हल करने में अधिक समय नष्ट हो जाता है। ये विकल्प निगेटिव था क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है। अनन्य को इंग्लिश में यूनिक बोला जाता है, मतलब कि एक ही उत्तर होगा, एक बड़ा के लिए और एक छोटा के लिए, जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। ये विकल्प सबसे पॉजिटिव और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों द्वारा दैनंदिनी, जिसे अंग्रेजी में जर्नल कहा जाता है, लिखना गणितीय मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है। मतलब कि जर्नल का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से व्यापारी अपने दिन भर का लेखा जोखा लिखते हैं कि कितना उनके द्वारा बेचा गया और कितना उनके द्वारा खर्चे हुए, मतलब टोटल खर्चों का एक हिसाब लिखा जाता है। तो ये लिखने के लिए बच्चों से कहा गया है गणित का मूल्यांकन करने के लिए। तो ये किस उपकरण की तरह मतलब एक उपकरण की तरह जो किस पर केंद्रित है, किस पर आधारित है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर चौथा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है छात्रों के प्रश्न हल करने की कौशल को सुधारने में। यहाँ पर प्रश्न हल करने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जर्नल का मतलब मेंटेन करना, डेटा मेंटेन करने की बात होती है। मतलब एक तरीके से गणितीय समझ विकसित करने की बात हो रही है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हल करने की बात करने से ये निगेटिव सेंस दे रहा है। तीसरा देखिए, छात्रों को गणितीय भाषा को सुधारने पर। यहाँ पर गणितीय भाषा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक कॉलम पहले से बना हो, इस प्रकार का चार्ट बना हो और उसमें बच्चों को बस एंट्री करनी हो कि आज इतने रुपए का खर्चा हुआ, इतना रुपए हमारे पास आया। तो ये सभी चीज़ें मेंटेन करने की बात हो रही है। तो इसमें गणितीय भाषा सुधारने पर कहीं भी जोर नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को संबोधित करने में, ये भी गलत है। पहला विकल्प देखिए, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करने की बात कर रहा है, यानी कि ये एक तरीके से जनरल एम हो गया, सामान्य उद्देश्य हो गया कि गणित में बच्चों में गणित के प्रति एक तरीके से शिक्षण और अधिगम के लिए उत्सुकता जाहिर किया जाए, उत्सुकता उनमें उत्पन्न किया जाए। तो ऑप्शन 1 पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखें। पहला, विविध आकृतियों को पहचानना। दूसरा, विविध आकृतियों के बीच अंतर करना। और तीसरा, आकृतियों की भुजाओं और कोणों और शीर्षों को पहचानना। तो ये पूछा जा रहा है कि वैन हील के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार वह छात्रों का आकलन करेगा, मतलब कि वह चिंतन के किस स्तर पर छात्रों का आकलन करेगा। देखिए, अगर केवल यहाँ पर चित्र दिखाए जाते तो ये दृश्यीकरण होता, लेकिन चित्र को दिखाने के साथ साथ बच्चे चित्र को पहचान भी रहे हैं और अंतर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भुजाओं, कोणों और शीर्षों को भी पहचान रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया संख्याओं के क्रम का अधिगम। क्रम की बात की जाती है जब बच्चा अभी स्कूल भी नहीं जाता, तब भी उसको क्रम से बताया जाता है कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको 1 के बाद 10 बता दिया जाता है, फिर 9 बताया जाता है, फिर 5 बताया जाता है, फिर 4 बताया जाता है। तो क्रम तो उसको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अंतिम चरण पूछा गया है, इसलिए क्रम होता है, लेकिन ये अंतिम चरण नहीं होता है, इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम। अब नाम के साथ गणना करने का अधिगम का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, ये एक डिजिट हो गया, ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम 1 है। इसी प्रकार से 2 हो गया, इसका नाम क्या है? 2 है। तो ये इनका नाम है। तो यही बोला जा रहा है संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम। तो ये भी होता है, लेकिन ये अंतिम चरण नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एक दी गई संख्याओं से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम। अब जैसे मान लीजिए बच्चे को 1 बताया गया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उसको 2 बताया जाता है, तो उसको तो ये ज्ञात हो रहा है ना कि 1 के बाद अगला 2 आएगा, 2 के पहले क्या आएगा तो 1 आएगा, उसको ये चीज़ें ज्ञात हैं और स्टार्टिंग से ही ज्ञात हैं, इस वजह से ये अंतिम चरण नहीं होगा। अंतिम चरण की अगर बात करें तो देखिए, लिखना जहाँ पर भी आ गया वो अंतिम चरण में आ जाएगा। क्यों अंतिम चरण में आ जाएगा?
क्योंकि देखिए पहला, तीसरा और चौथा जो विकल्प थे इसमें लिखने की बात नहीं की गई है। बच्चा जब स्टार्टिंग से आप उसको पढ़ाना सिखाते हैं प्लेवे में भी, तो सबसे पहले बच्चों को मौखिक तरीके से ज्ञान देते हैं गिनती के बारे में, ना कि उसको लिखना सिखाते हैं। लिखना अंतिम में उसको सिखाया जाता है। इस वजह से ये अंतिम चरण होगा संख्याओं के बारे में उसको ज्ञान देने के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में अंतिम चरण की बात की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। मतलब टीचर ने बच्चों से कहा कि तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था, उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है। मतलब कि एक बच्चा जो कक्षा में नहीं आया होगा किसी दिन, उस दिन क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ाया गया टीचर के द्वारा, और वो बच्चा नहीं आया तो उसका छूट गया था। उसे एक पत्र व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। मतलब कि टीचर बच्चों से कह रहा है, जो कक्षा में प्रेजेंट थे उनसे कह रहा है कि आपका दोस्त जिस दिन नहीं आया था उस दिन ये पढ़ाया गया, तो आप उसको एक पत्र लिखिए यह व्याख्या करते हुए कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी बच्चों से कहा गया कि आप चित्र भी बना करके बता सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है सीटेट के पेपर में, गणित में इस प्रकार के कार्य देने का प्रयोजन क्या है। इस प्रकार के कार्य देने का प्रयोजन आपसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला देखिए दिया गया है, पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को जानना। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे पत्र लिख रहे होंगे तो वो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे दोनों के बीच अंतर करने में, कौन कौन सा क्षेत्रफल और परिमाप के बीच अंतर करने में। इससे देख करके टीचर समझ जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। तो ये पहला पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अनुपस्थित विद्यार्थियों को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना। क्या प्राइमरी स्तर का बच्चा मान लीजिए चिट्ठी लिखता है, तो क्या उस चिट्ठी को पढ़ करके जो कक्षा में नहीं आया था वो समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा। ये निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ये पत्र लिखाना यहाँ पर मेन एम नहीं था। पत्र लिखाना आप हिंदी की कक्षा में या फिर अंग्रेजी की कक्षा में सिखाएंगे पूरे पैटर्न के साथ। यहाँ पर बच्चों कि समझ को समझना मेन एम था टीचर का, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्र के गणितीय संचारण में वृद्धि करना। संचारण का मतलब कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, तो ये बिल्कुल एक तरीके से पॉजिटिव सेंस है, आपका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चों को प्राथमिक स्तर में ही जाकर के कम्युनिकेशन, भाषा वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करना है, तो भाषा के प्रति उनकी समझ विकसित हो जाए, और वो भी मैथमेटिकल लैंग्वेजेस के प्रति, ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला और चौथा केवल सही है, तो यहाँ पर विकल्प में देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यकलन की एक समस्या। 400 में से 45 घटाने के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा, यदि वह 40 होता, किसकी बात कर रहा है, 45 की जगह 40 होता तो 60 होगा। मतलब कि सीधे तौर पर बच्चा अपने मन में कह रहा है कि 400 में से अगर 45 की जगह 40 घटाना होता तो यहाँ पर हमें 60 प्राप्त हो जाता। ठीक है, परंतु यह 45 है, लेकिन 40 ना होकर के ये 45 है, इस वजह से 60 में से 5 घटा करके उसने बोला कि 55 अब बचेगा। अब देखिए 55 ये बच गया, और उसके बाद से 155, फिर 255, फिर 355 होगा, इस तरीके से, क्योंकि 45 और 55 मिलाकर के वो 100 जान गया, और टोटल 400 थे तो 100 खत्म हो गया, तो 300 बचे हैं, तो 300 इस प्रकार से उसने जोड़ दिया। इसलिए 400 माइनस 45 बराबर 355 होगा। ये बच्चा अपने माइंड में कर रहा है, अपने मन में एक तरीके से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त किए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चा जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने मन में कर रहा था या फिर बोल के भी कर रहा था, तो ये आपके नज़र में क्या है, कौन सा कथन इसके संबंध में सही आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, यह युक्ति गलत है, क्योंकि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए केवल मानक व्यकलन कलन ही वांछनीय है। देखिए मानक कोई चीज़ होता नहीं है, और वो भी गणित में, क्योंकि गणित को सॉल्व करने के हजारों विधियां हो सकती हैं, और अगर बच्चा किसी अलग विधि से कर रहा है तो ये तो उसकी सृजनात्मकता हुई कि अपने मौलिक विचारों के बारे में वो प्रदर्शन कर रहा है, तो ये बिल्कुल निगेटिव सेंस दे रहा है, आपका उत्तर नहीं होगा। व्यकलन पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए इस युक्ति का उपयोग करने पर विद्यार्थियों को 0 अंक मिलेंगे। व्यकलन मतलब घटाने की बात की जा रही है कि बच्चा, देखिए बच्चे ने उत्तर सही निकाला है, किस विधि से निकाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ये इंपॉर्टेंट है, और बच्चा सही चीज़ जान रहा है, उसका अधिगम एक तरीके से अर्थपूर्ण हो रहा है, ये पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पर 0 अंक दे करके उसको निगेटिव ऑप्शन बना दिया गया है, कि मतलब कि एक तरीके से गलत कहा जा रहा है कि बच्चा जो विधि है वो गलत विधि अपना रहा है, गलत युक्ति अपना रहा है, इस वजह से उसको 0 दे दिया, ये गलत था। इस वजह से बच्चे केवल नंबर पाने के लिए अलग अलग तरीके से, मौलिक तरीके से नहीं सोचेंगे। बच्चे को आप
एक तरीके से डम्ब बना देंगे कि आप एक ही विधि से रट करके प्रश्नों को सॉल्व करिए। ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। अगला विकल्प देखिए, यह समस्या हल करने के लिए हिट एंड ट्रायल यानी कि तत्कालिक अनुमान और प्रयास है। यहां पर अनुमान नहीं लगाया गया उसके द्वारा, बल्कि एग्जैक्ट वो कैलकुलेशन करके प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी के गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है, ये उसको एक तरीके से दिखा रहा है। ये सबसे पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? 78 परसेंटाइल कहने का मतलब कि 78% बच्चों से वो आगे है। अब सभी बच्चे एक ही मानक परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे, तभी ये क्लियर हुआ कि कितने बच्चों से वो आगे था। ठीक है, तो ये मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न ये पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 3 आयामी आकृतियों यानी 3D फिगर्स की बात की जा रही है के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में हैं। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको क्रम से लगाना है कि बच्चों में 3 आयामी यानी 3D फिगर के कॉन्सेप्ट को विकसित करने के लिए क्या पहले दिखाना चाहिए और क्या बाद में दिखाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो 3D वाली चीज़ें होंगी, जो प्रत्यक्ष तौर पर उसको दिखाई जा सकती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर दूसरा विकल्प देखिए, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से 3 आयामी आकृतियों की रचना करना, ये सबसे ज़्यादा, इससे बच्चों में 3D कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, तो ये पहले नंबर पर होगा। दूसरे नंबर पर देखिए, 2 आकृतियों की तुलना करना, पहचानना कि उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। 2 आकृतियों की तुलना आप प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखा करके करेंगे तो ये भी एक तरीके से उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद करेगी, लेकिन 3D आकृति से कम करेगी। इस वजह से मैंने इसे दूसरे नंबर पर रखा है। तीसरा देखिए, जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना, तो यहाँ पर ये कम इंपॉर्टेंट होगा, ये तीसरे नंबर पर होगा। और चौथा देखिए, ज्यामितीय उपकरण जैसे प्रकार रेखनी के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना, ये सबसे कम इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि आप प्रकार और पटरी की सहायता से एक तरीके से पेपर पेंसिल पर 2D फिगर ही बना करके बच्चों में 2D कॉन्सेप्ट को के संकल्पनात्मक विकास को दर्शा सकते हैं। जबकि प्रश्न में 3D कहा गया है, तो पटरी और प्रकार से बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इस वजह से ये चौथे नंबर पर होगा। तो हमारा क्रम क्या बना? हमारा क्रम देखिए, 2, उसके बाद से 1, फिर 3 और अंत में 4 बना। 2, 1, 3, 4 आपका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 3, 4 इसका सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।